जो कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक चल रहा है, अभी तक आपके पेपर वगैरह सब अच्छे जा रहे होंगे। तो अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो दिसंबर 2023 का पेपर है। ठीक है, पेपर का नाम है आपका PSOE 143 पर्यावरण समाजशास्त्र। कि पर्यावरण का समाजशास्त्र क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पेपर होगा आपका 3 घंटे का और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो फटाफट से मैं ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। कुल 5 प्रश्न करने हैं आपने और 400 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो वर्ड्स के साथ साथ हमेशा टाइमिंग का भी ध्यान रखना। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आया हुआ है मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया की प्रकृति का। अंतःक्रिया क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करके जाना है इसको। चलो इसके बारे में बता देती हूँ कि देखो, मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया जो होती है मानव सभ्यता की नींव है और ये जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ये तो आपको पता ही है ना। मानव का पर्यावरण के साथ संबंध तो मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते क्या संबंध है। जहाँ एक और मानव अपने शारीरिक, है ना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, उनका उपयोग भी करता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस अंतःक्रिया को समझने के लिए ये जो अंतःक्रिया है ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन इंटरेक्शन, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो एक तो है मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, कि जो मनुष्य है ना उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं उसके साथ। तो जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के संसाधनों का तो अत्यधिक सबसे ज़्यादा उपयोग किया। कृषि, उद्योग, शहरीकरण और खनिज संसाधनों का शोषण किया है, जो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल जलवायु परिवर्तन, वनस्पति की कमी, मृदा जो मिट्टी का अपरदन है और मृदा प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं, वो इस बात का जो प्रमाण है कि जो मनुष्य ने पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव डाला है, उसके जो प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित किया है। जैसे वनों की कटाई, है ना, वनों की कटाई हो गया। ये न केवल एक जैव विविधता इको सिस्टम को संकट में डाल रहा है, बल्कि जो जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया है इसने। ऐसे ही जैसे कार्बन उत्सर्जन से ओजोन परत, जो हमारी ओजोन लेयर है ना, उसमें भी उसके भी टेम्परेचर में क्या हुआ है, वो भी बढ़ रहा है। तो जो पृथ्वी के पर्यावरणीय जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, जो पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है, उस पर भी उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है ये सब। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में हम डिस्क्राइब करेंगे पर्यावरण का मानव पर प्रभाव। अभी तक तो हमने मानव का पर्यावरण पर क्या, जो मनुष्य ने पर्यावरण के साथ क्या कुछ किया है वो देखा। भी अभी पर्यावरण जो है उसका क्या असर हो रहा है मानव की जीवन शैली पर। तो देखो, जो मानव की जो मनुष्य की जो जीवन शैली है और विकास के तरीके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो डालती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, बाढ़, सूखा और चक्रवात, ये सारी चीज़ें आती हैं ना जब इम्बैलेंस होता है नेचर में। तो ये मानव जीवन के लिए खतरे भी पैदा कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे जलवायु परिवर्तन से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जो इंसानी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, और उससे होता क्या है, गंभीर बीमारियां होती हैं। यही रिजल्ट होता है ना। और बीमारियां भी कैसी, और जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो लोगों का जो पलायन होता है, जनसंख्या विस्थापन या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, विस्थापन बोलते हैं ना। इसके साथ साथ जंगलों की कटाई, मृदा का अपरदन, ये सारी चीज़ें भी जो प्रभावित करती हैं पर्यावरण को। और इसके साथ साथ कृषि उत्पादन में भी कमी आई है, जिससे क्या हो गया शुरू, खाद्य संकट। जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उनमें उनकी कमी हो गई है और गरीबी की समस्या बढ़ गई है, गरीबी की समस्या। तो ये हम इंसानों ने पर्यावरण के साथ किया। ठीक है, फिर मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन क्या है। देखो, इसमें आप बताएंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि इस संतुलन को बनाए रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मानव अपने विकास के तरीके को पर्यावरण के अनुकूल बनाए। इसके लिए कुछ जो है उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, जल संरक्षण का मतलब क्या हुआ
कि जो पानी है उसको बचाकर, जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसको यूज़ करना, और जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं पानी, वो वेस्ट ना करके उतना ही पानी यूज़ करें जितने की हमें ज़रूरत है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा कचरा है उसको अपनी पर्टिकुलर जगह पर डालना, और प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण की तो पूछो ही मत, दिल्ली का जो हाल है वो तुम देख ही रहे हो। प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे, तो यही तो चीज़ें है ना स्थायी विकास का सिद्धांत ये सुझाव देता है कि जो मानव की आवश्यकता है वो पूरी करते समय हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन सारे संसाधनों का यूज़ कर सकें, वरना तो कुछ बचेगा ही नहीं। 4th पॉइंट में लिखेंगे आप समाज और पर्यावरण, इनका क्या संबंध है। देखो, समाज के विकास में पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण बढ़ गया, जैसे दिल्ली में बढ़ जाता है ना, बढ़ ही रहा है, तो वहाँ की जो सामाजिक संरचनाएं हैं और जो जीवन शैली वो प्रभावित होती है, वो हो भी रहा है। तो जो पर्यावरण संकट के कारण क्या होता है, कृषि हो गया, उद्योग और जल स्रोत, जितने भी जल स्रोत होते हैं ना, जहाँ से जल पानी मिल सकता है, उस पर दबाव बढ़ता है, जो समाज में संघर्ष और असमानता को जन्म देता है। कैसे देगा कि जब कृषि लायक ज़मीन नहीं रहेगी, भूमि नहीं रहेगी, तो कृषि लायक ज़मीन कम होगी, कम लोग खाना उगाएंगे, लेकिन डिमांड तो बढ़ती रहेगी ना। और जब जल स्रोत, जब पानी कम हो जाएंगे, जल स्रोत सूख जाएंगे, वेस्ट करेंगे, जब हम लोग पानी वेस्ट करेंगे, तो जल भी तो पानी भी तो पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट होता है कि जैसे जितने ज़्यादा अगर पेड़ अगर काट दिए जाएंगे, तो पेड़ कटेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी ना, उद्योग कैसे होंगे, और कृषि कैसे आगे मतलब फलेगी फूलेगी, जिससे कि लोगों का जो खाद्य संकट है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, समाज में संघर्ष और असमानता बढ़ेगी। किसी के पास ज़्यादा होगा सामान, किसी के पास कम होगा, तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी। और इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक प्रयास, इनके जरिए ही पर्यावरण समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जो मानव और पर्यावरण एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। फिर है, अच्छा, इसके बाद निष्कर्ष भी लिख देना, निष्कर्ष जरूर लिखना हर क्वेश्चन के लास्ट में, कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का प्रभाव हर पहलू में महसूस होता है। जहाँ एक और मानव ने अपने विकास के लिए जो पर्यावरण के जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग किया, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणीय असंतुलन के कारण मानव जीवन पर जो संकट भी बढ़ा है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस असंतुलन को ठीक करें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए या आने वाले भविष्य के लिए हम जो सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, जो जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम बचा के रखें। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी जटिल शब्द से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम का क्वेश्चन है ये। पहले तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, इससे क्या मतलब है कि उस प्राकृतिक प्रणाली से है जो विविध तत्वों और प्रक्रियाओं के आपसी संबंधों को इंटरैक्शन से बनती है, मतलब इनके आपसी तालमेल से बनती है। तो पारिस्थितिकी में जटिलता का मतलब क्या हुआ। जटिलता का मतलब होता है कि जो जितने भी अलग अलग तरह के जीव, पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके जो पर्यावरण वाले घटक होते हैं, घटक कौन से होते हैं, जल, वायु और मृदा, मिट्टी और ऊर्जा, एनर्जी, ये 4 चीज़ होती है। इनके बीच जटिल और गतिशील अंतःक्रियाएं होती हैं। तो ये जो जटिलता है ना, जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में निहित है, जो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है और अनेक प्राकृतिक और जैविक और भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि प्राकृतिक शब्द से क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, पहला पॉइंट आता है आपका जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना हमारा, पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, उसमें विभिन्न जीव होते हैं, पादप, पशु, सूक्ष्म जीव, है ना, सारे छोटे छोटे माइक्रो, और उनके पर्यावरण के बीच जो है ना, इन दोनों के बीच एक रिश्ता होता है, एक कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पौधा जो होता है ना, पौधे को बड़ा होने के लिए या पनपने के लिए क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी, ठीक है, मिट्टी और पानी,
यही चीज़, इन्हीं चीज़ों से अपना भोजन बनाता है ये। और ये जो अन्य जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कीट और जानवरों के लिए भी भोजन या फिर आवास बनाते हैं पौधे, ये पौधों का काम है। इसी प्रकार जैसे जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है, फूड चेन का क्या काम होता है कि खाद्य जल फूड वेब में एक प्रजाति का अस्तित्व अन्य प्रजातियों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसी आत्मनिर्भरता के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में जटिलता पैदा हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उत्पत्ति और पुनर्विकरण की प्रक्रियाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और जो पोषक तत्वों का पुनर्विकरण होता है ना, एक सतत प्रक्रिया है ये। फॉर एग्जांपल जैसे जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, और उसके द्वारा जो पौधे अपनी जीवन क्रिया चलाते हैं ना, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो विभिन्न प्रजातियों द्वारा खाया जाता है। तो इन प्रजातियों में ऊर्जा के स्तर और पोषक तत्वों के रूपांतरण के कई चरण होते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि ये तंत्र जो है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये एक जगह नहीं रहता, बल्कि इसके समय समय पर इसके घटक बदलते रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका प्राकृतिक और मानव जनित प्रभाव। वो प्रभाव जो प्राकृतिक रूप से पड़े और वो प्रभाव जो मनुष्य के कारण पड़े। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता में जो मानवीय हस्तक्षेप था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ये सब जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं बदलावों का असर क्या होता है, वो पड़ता है पारिस्थितिकी पर। ठीक है, और इसके घटकों पर पड़ता है। इससे जो जैविक विविधता है उस पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे जंगलों की जो पेड़ काट दिए जाते हैं, तो जब पेड़ काट देंगे तो जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का है, CO2 का ही तो लेवल बढ़ेगा ना, पेड़ ही नहीं होंगे तो। और जब जलवायु, मृदा की संरचना और वन्य जीवों की प्रजातियाँ भी इससे प्रभावित होंगी। पेड़ कटने से खाली CO2 ही तो थोड़ी ना ज़्यादा बढ़ जाएगी पर्यावरण में, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं और जो मिट्टी की संरचना होती है, मृदा की संरचना का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पेड़ होते हैं ना, पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो भूमि होती है वो कृषि योग्य उपजाऊ बनी रहती है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मृदा का भी अपरदन हो जाएगा। मृदा जो है, मिट्टी जो है वो खिसक के, जैसे बारिश के दिनों में पानी के साथ खिसक के जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी, तो वहाँ उस क्षेत्र की जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ प्रभाव थे जिनकी वजह से ये जो पारिस्थितिक जटिल शब्द की जो हम बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्संतुलन। तो नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्संतुलन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इस तंत्र में किसी भी विशेष स्थान पर समय के साथ साथ जो प्राकृतिक संतुलन बदलता रहता है। इसे प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बंजर भूमि पर समय समय के साथ जैसे घास, झाड़ियाँ और फिर पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं ना, और एक वन जो है ना, इसी तरह से एक वन तंत्र में बदल जाता है। जब अपने आप ही कुछ बंजर ज़मीन पर कुछ पेड़ पौधे उग जाएंगे तो वो एक तरह से वन तंत्र बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये पारिस्थितिकी की जटिलता को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वाभाविक, एक तो ये अपने आप स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है और जो विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है, जैसे जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई और वन्य जीवों की उत्पत्ति। ये सारे कारणों की वजह से ये जो पारिस्थितिकी के तंत्र का पुनर्संतुलन, मतलब रिवाइव, नेचर अपने आप को ना रिवाइव करती रहती है अपने हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उप विषय के रूप में सामाजिक परिस्थिति के विकास का पता लगाइए। उप विषय, पहले तो ये समझ लो कि सामाजिक परिस्थिति के विकास का पता लगाना समाज की संरचना, कार्य प्रणाली और संस्कृति को जानना और राजनीति और आर्थिक दृष्टिकोण के बदलावों को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। सामाजिक परिस्थिति जो होती है ना, किसी समाज के अंदर जितने भी विभिन्न कारकों का परिणाम होती है, जो क्या होता है कि टाइम टाइम पर बदलती रहती है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती है ना, इन परिस्थितियों का विकास मानव इतिहास और सभ्यता के अलग अलग चरणों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे सामाजिक परिस्थिति के साथ विकास को समझने के लिए हमें समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आर्थिक पहलू हो गया, सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक और धार्मिक, ये 4 पहलुओं को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, और इनकी प्रगति पर भी हमें ध्यान देना होगा। हाँ जी, तो ये हम इस उपविषय के बारे में पहला हमारा पॉइंट बनेगा प्राचीन समाज और उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ। देखो, प्राचीन काल में जो समाज की संरचना थी वो आदिम समुदायों से लेकर जटिल साम्राज्यों तक विस्तृत थी। आदिम समुदाय मतलब जो आदिवासी लोग थे वहाँ से लेकर जो साम्राज्य, जो राजा महाराजा थे, वहाँ तक समाज की संरचना जो है फैली हुई थी। शुरू शुरू में लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे जनजातीय समूह में रहते थे। पता है ना, ट्राइबल समूह, जनजाति समूहों में रहते थे, जहाँ समाज का गठन जो है मुख्य रूप से रिश्ते और कबीलों की पहचान पर होते थे। रिश्तों और कबीलों की पहचान ऐसे होता था ना ट्राइबल एरियाज़ में, इस पर आधारित होते थे। इन समाजों में जो श्रम का विभाजन जो है बहुत सीमित था और सामाजिक स्थिति समान होती थी। लेकिन कृषि क्रांति के बाद क्या हुआ, कृषि क्रांति के बाद एक परिवर्तन आया जिसके कारण समाज में स्थायित्व आया और फिर विभिन्न वर्गों का जन्म हुआ। खासकर जो बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, और उसके साथ साथ जो जैसे कि मौर्य, गुप्त या रोमन साम्राज्य, सामाजिक संरचना में स्पष्ट विभाजन भी हो गया, है ना, जिससे क्या हुआ कि राजाओं, पुजारियों, व्यापारियों, शिल्पकारियों, ये सारे जो वर्ग थे, जो कार्यकारी वर्ग थे, उनका उदय हुआ। ठीक है, इसकी वजह से। सेकंड पॉइंट आएगा मध्यकालीन समाज का विकास। मध्यकाल, मेडिवल पीरियड, इसमें क्या था, खासकर भारत और यूरोप में जो समाज का स्वरूप था और अधिक ना जटिल हो गया था। कैसे कि वहाँ पर धर्म का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, धर्म का प्रभाव बढ़ने से जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो जटिल हो गई थी। तो सामाजिक स्थिति का निर्धारण मुख्यतः कैसे होता है, किसी भी समाज का जन्म से, जाति से और धर्म के आधार पर होता है ना। तो भारत में क्या था, जातिवाद, विशेषकर वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्र था, ये तो सबको पता है। इससे समाज में असमानता आई, भेदभाव की स्थिति बनी। और यूरोप में मध्यकाल में जो फ्यूडलिज्म की व्यवस्था थी ना, जिसमें राजा, धर्मगुरु, शाही परिवारों के साथ साथ किसान और मजदूरों की स्थिति में एक स्पष्ट अंतर था कि इन कास्ट में ये जो चीज़ें थी, राजा, धर्मगुरु, शाही परिवार के साथ साथ किसान और मजदूर, किसान हो गए, मजदूर हो गए या लेबर क्लास हो गई, उनकी स्थिति में एक अच्छा खासा स्पष्ट डिफरेंस दिखाई देता था। तो सामाजिक स्तरीकरण ने लोगों के जीवन के विभिन्न पहलू कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, रोजगार, अवसर, है ना, इन चीज़ों को प्रभावित किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका आधुनिक समाज और औद्योगिकरण। आधुनिक समाज का विकास जो है मुख्यतः औद्योगिकरण, शहरीकरण और सामाजिक सुधार इनके कारण हुआ था, इनके आधार पर हुआ था, माध्यम से। तो 18वीं और 19वीं सदी में जो औद्योगिकरण था उसने श्रम और उत्पादन के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी उन दिनों। तो इसने क्या किया कि जो शहरों में जो बड़ी संख्या में जो लेबर क्लास थी उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, और इस तरह से जो शहरी समाज का रूप एकदम से बदल गया। इसके साथ साथ ही जो श्रमिक और पूंजीवादी थे, जो पूंजीपतियों के बीच असमानताएं बढ़ गई। ठीक है, दूरियां बढ़ गई। असमानताएं मतलब जो आर्थिक रूप से, एक सामाजिक रूप में जो है वो असमानताएं बढ़ गई, जिससे समाज में क्या शुरू हुआ, वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिकरण ने महिलाओं के सामाजिक स्थान में भी परिवर्तन किया। पहले घर तक सीमित होती थी महिलाएं, अब फैक्ट्रियों में काम करने लगी हैं। ठीक है ना, दफ्तरों में काम करने लगी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुए और औपचारिक शिक्षा का प्रसार भी हुआ। फिर इसके बाद आ जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि समाज का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक परिस्थितियाँ समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक सामाजिक परिवर्तनों का संबंध जो है वो अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था और राजनीति, धर्म, सांस्कृतिक संदर्भ से रहा है। औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण और आधुनिक अधिकारों की पहचान। इन 3 चीज़ों ने क्या किया कि सामाजिक परिस्थितियों को एक नई दिशा दे दी। हालांकि अभी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, असमानता,
जातिवाद, लैंगिक भेदभाव ये अभी भी समाज में चल रही हैं, जो समाज के जो विकास में क्या हैं, रुकावटें हैं। ठीक है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है और सुधार होते रहने की आवश्यकता है। ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सामाजिक निर्माण को भौतिक इच्छाओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो ये देखो कि सामाजिक निर्माण की भौतिक इच्छाएं का तात्पर्य क्या है। ये उन भौतिक और भौतिकवादी इच्छाओं और आवश्यकताओं से है जो समाज में व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के द्वारा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने, सुख सुविधा प्राप्त करने और सामाजिक जो मान्यताएं अर्जित करने के लिए उत्पन्न होती हैं। तभी तो समाज का निर्माण होता है ना। तो ये इच्छाएं जो है समाज के किसी भी समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे के भीतर ही होती हैं विकसित, और ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि लोग किस तरह से अपने भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। वस्त्र, ठीक है, घर, वाहन और अन्य जो उपभोग की चीज़ें होती हैं ना, उनको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा या स्थिति को प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो इसी में इसका हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक निर्माण का अर्थ। सामाजिक निर्माण के बारे में पहले इसका अर्थ लिखेंगे कि सामाजिक निर्माण का सिद्धांत ये कहता है कि समाज की जो वास्तविकताएं हैं, मान्यताएं हैं और वास्तविकताएं और मूल्य, ठीक है, ये किसी निश्चित उद्देश्य या प्राकृतिक अवस्था से नहीं आती, बल्कि ये समाज में ही व्यक्तियों और समूहों के निर्माण से आती हैं। इसके साथ साथ समाज के द्वारा साझा की गई धारणाएं, विश्वास और अपेक्षाएं का क्या होती हैं, ये परिणाम होती हैं। ठीक है, अर्थात समाज के अंदर ना हर चीज़, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, यहाँ तक कि भौतिक इच्छाएं भी सामाजिक निर्माण के लिए जो है प्रभावित करती हैं। तो लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को जो सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में नहीं देखते, बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने और अपनी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो किसी आदमी ने कोई बड़ा मकान ले लिया है ना, बड़ी गाड़ी ले ली, तो उसको लेने का मतलब ये है कि उसको अपनी समाज में अपनी स्थिति दिखानी है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना रिच हूँ। तो ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं लोग इन चीज़ों को, जो उपभोग की चीज़ें हैं इन्हें। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा भौतिक इच्छाओं का समाज में निर्माण। तो भौतिक इच्छाएं कौन कौन सी होती हैं? भौतिक इच्छाएं तो वही होती है ना, लग्जरी सामान, उससे क्या होता है, आलीशान घर, और उच्च वर्ग का व्यक्ति जैसे महंगी कारें खरीद लेते हैं। तो ये अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। वहीं जो गरीब लोग हैं वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, जो बेसिक आवश्यकताएं, उसी को पूरा करने की संघर्ष में ही लगा रहता है ना। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे भोजन की लिख देती हूँ मैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, इसी के जुगाड़ में ही बेचारा जीवन भर लगा रहता है। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ना, इनका निर्माण मुख्यतः समाज के जो सांस्कृतिक और विज्ञापनों के प्रभाव से भी होता है। उसमें मेन रोल किसका होता है? मीडिया, मूवीज़, है ना, और जो एडवर्टीज़मेंट होती हैं उनमें। तो उपभोक्ताओं में ये धारणा स्थापित कर देते हैं, लोगों में ये धारणा स्थापित कर देते हैं कि खुश रहने और सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए, कि कोई तुम्हें सामाजिक रूप से स्वीकार कर ले कि तुम एक एस्टैब्लिश्ड इंसान हो, उसके लिए कुछ भौतिक आवश्यकताओं की उनको एक ऐसी, मतलब ये फील होने लगता है कि उनको ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एडवर्टीज़मेंट होती है, उसमें अच्छे कपड़े, बड़े बड़े घर, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, और ब्रांड से जुड़ी हुई सामाजिक छवि से जो लोग ना, वो अपनी जैसे ब्रांड वाले कपड़े पहन लिए, कारें खरीद लिए, उससे क्या होता है ना कि लोग ये समझने लगते हैं कि अपनी सफलता और प्रतिष्ठा की जो है एक पहचान मानने लगते हैं कि अगर उनके पास ये चीज़ें आ गई है तो वो सफल इंसान है, ठीक है, और समाज में प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाते हैं। ये सब, ये उपभोग की जो चीज़ें हैं ना, भौतिक इच्छाओं, इन सब चीज़ों से भी समाज का निर्माण बनता है। थर्ड पॉइंट आता है भौतिक इच्छाएं और सामाजिक स्थिति। सामाजिक निर्माण में भौतिक इच्छाएं जो होती है ना, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और वर्गीय पहचान को निर्धारित करती है। अभी जैसे हमने सेकंड पॉइंट में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उपभोक्तावाद क्या होता है? कंज्यूमरिज्म। इसके बढ़ते प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ना, केवल वो जीवन जीने तक की सीमित नहीं रही हैं, बल्कि इन्हें सामाजिक स्थिति का प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है।
एक व्यक्ति कितना अधिक भौतिक चीज़ों पर सुख सुविधाओं का मालिक है या किस इंसान के पास कितनी ज़्यादा भौतिक सुविधाएं हैं, उतना ही समाज में उसका उच्च दर्जा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी के पास अगर मान लो बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो उसको क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति मान लिया जाएगा कि ये तो बहुत अमीर आदमी है भाई। और एक आदमी जितना अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक होता है ना, उसे समाज में उतना ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ये भी हमारे समाज की विडंबना ही है एक। फॉर एग्जांपल जैसे जो ब्रांड होते हैं ना, उस श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग तरह के ब्रांड्स का सामान खरीद कर अपनी प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, प्रीमियम गाड़ियाँ हो गई और जो ब्रांडेड कपड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भौतिक इच्छाएँ सॉरी, ये सामाजिक मान्यता का एक प्रतीक बन चुकी हैं लोगों के लिए। फिर 5th क्वेश्चन आ गया हमारा, पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण पर जोसेफ ह्यूबर के दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी लिखिए। चलो जी लिख देते हैं टिप्पणी। तो सबसे पहले हमें जोसेफ ह्यूबर के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। कहाँ गए? जोसेफ ह्यूबर। देखो, जोसेफ ह्यूबर जो है वो एक सामाजिक वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीविद हैं, जिन्होंने इकोलॉजिकल एक्सपर्ट बोल सकते हैं आप, जिन्होंने पारिस्थिति और आधुनिकीकरण के विषय में महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। ह्यूबर का दृष्टिकोण जो है वो पारिस्थितिकी और औद्योगिक विकास, मैं लिख देती हूँ, पारिस्थितिकी प्लस औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है। इसके संबंध में समकालीन बहसों में एक इनके इस तरह से समकालीन बहस में एक नया मोड़ प्रदान करता है। वो क्या कहते हैं कि जो पारिस्थितिकी और विकास एक दूसरे के साथ संगत हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उत्पादन और उपभोग के पारस्परिक तरीकों को बदल दें। कैसे? और अधिक पारिस्थितिक समर्थक मॉडल अपनाएं। तो ह्यूबर के विचारों का केंद्रीय बिंदु ये है कि जो आधुनिक समाज है ना, अभी जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें जो इकोलॉजिकल संकट जो है वो केवल नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता उसको, बल्कि एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं, जिससे हम जो टेक्निकल चीज़ें जो है और नीतिगत बदलाव और सामाजिक संरचनाओं को सुधार कर हम फिर से पर्यावरण की समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये जोसेफ ह्यूबर का मानना है ऐसा। ह्यूबर क्या बोलते हैं कि जो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम विकास को रोक दें, बल्कि ये है कि विकास के जो पारंपरिक तरीके हैं ना, उन तरीकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक नया रूप दिया जाए, उसको नए तरीके से यूज़ किया जाए। ह्यूबर ये भी मानते हैं कि जो औद्योगिकरण और जो पर्यावरणीय स्थिरता के बीच एक संघर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बजाय जो तकनीकी नवाचार, ऊर्जा दक्षता, साफ सुथरे उत्पादन प्रक्रियाएं जो है ना, उनके माध्यम से जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन वो इस विचार से सहमत नहीं है कि औद्योगिक और आर्थिक विकास जो पर्यावरणीय संकट का कारण होते हैं, वो ये मानते हैं कि इन दोनों को संगठित करके एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है, जहाँ विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकें। ये उनका मानना है। ह्यूबर का ये भी मानना है कि जो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और नवाचार की भूमिका, इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों जो है इनकी दोनों की केंद्रीय भूमिका रही है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका मानना है कि जो पारंपरिक औद्योगिक प्रक्रिया होती है ना, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, वो जो उत्पादन के तरीके हैं उनमें हमें बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाने से क्या होगा? परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन क्या होगा? सकारात्मक, ठीक। और उसमें कौन कौन से बदलाव के लिए बात कर रहे हैं? जैसे हरित क्रांति के बारे में बोल रहे हैं वो, और रिसाइकलिंग मटेरियल, प्रदूषण, जो पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, पॉलिसी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई। एक इन्होंने ये भी बताया ह्यूबर ने कि ये जो परिवर्तन है ना, इसके लिए सरकारी नीतियों और सार्वजनिक निजी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, उसकी आवश्यकता होगी, ताकि जो नए पर्यावरणीय मानकों को एनकरेज किया जा सके और उस पर अमल किया जा सके, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका नवीन सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं। ह्यूबर के अकॉर्डिंग जो पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण है ना, वो केवल टेक्निकली जो विचारधारा है उस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में भी बदलाव की आवश्यकता है। क्यों? उनका ये मानना है कि जो आर्थिक विकास है ना और पारिस्थितिकी के बीच एक सशक्त कड़ी बनाने के लिए हमें समाज में समग्र बदलाव लाने होंगे। और वो कैसे आएंगे बदलाव? वो इसलिए ऐसे आएंगे कि जो उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, उत्पादन, जैसे हरित क्रांति उत्पादन से रिलेटेड है, और अपना सामान बनाना और संसाधनों का अधिकतम पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना। जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे जो चीज़ें हमने यूज़ करी फेंक दी, उसको फेंकने के बजाय रिसाइकिल करना, इन चीज़ों के लिए वो इम्पोर्टेंट मानते हैं इनको, रिसाइकलिंग करने को। फोर्थ पॉइंट में आएगा आपका पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण की आलोचना। तो ह्यूबर की जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ना, जो दृष्टिकोण उनका डिस्कस किया, उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा। कुछ आलोचक ये मानते थे कि जो पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण है ना, ये विचार केवल एक नेग्लेक्टेड सा तरीका है जिससे उद्योगों और पूंजीवाद को खुद को अधिक पर्यावरणिक रूप से स्वीकार्य दिखाने का मौका मिलता है। मतलब आलोचकों का ये कहना है कि जो पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण है ना और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं वो, बजाय कि हम उपभोक्तावाद की संस्कृति और जीवन शैली को बदलने पे। मतलब ये है कि आलोचना में ये बोलते हैं कि हमें प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि जो नई नई जो उपभोग की जो चीज़ें हम यूज़ करने पर ध्यान दे रहे ना, उनकी तरफ ना देकर टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि दृष्टिकोण उस गहरे संरचनात्मक बदलाव की अनदेखी करता है, जाहिर सी बात है, जो वास्तव में पर्यावरणीय संकट को हल कर सकता है, जैसे कि उत्पादन के तरीकों में बदलाव करके। जो अभी तक जो एक रूढ़िवादी जो तरीके से कृषि होती थी, अगर उसमें टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए, प्रौद्योगिकी को मिला दिया जाए, तो फिर वो तो विकास ही करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है, निष्कर्ष आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। फिर है 7th करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, इसके आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। लैंगिक और पर्यावरण के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये कर लेते हैं। जेंडर, लैंगिक क्या होता है? जेंडर और एनवायरनमेंट। लैंगिक, जेंडर और एनवायरनमेंट के बीच संबंध जो है ना, एक बहुत जटिल है और आपस में जुड़ी हुई इनकी एक अवधारणा है, जिसे डिफरेंट सामाजिक और सांस्कृतिक प्लस आर्थिक संदर्भों में देखा जा सकता है। कैसे? कि ये जो संबंध है ना, ये जो इन दोनों के जो संबंध है, ये केवल महिला और पुरुष के बीच नहीं है, बल्कि समाज में विभिन्न लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों के साथ भी पर्यावरणीय संबंधों के उपयोग, ठीक है, और प्रबंध की समानता और असमानता की ओर इशारा करता है। पर्यावरण जो है वो लैंगिक मुद्दे और एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यहाँ तो स्पष्ट हो गया ये, क्योंकि पर्यावरणीय संकट और पारिस्थितिक के बदलाव का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ता है, लैंगिक समूह पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे कि महिलाएं, सबसे पहले हम महिलाओं का जिक्र करते हैं। महिलाओं और अन्य जो हाशिए पर रहने वाले लैंगिक समूह पर्यावरणीय संकटों के सामना करने में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा पर्यावरणीय संकट और लैंगिक असमानता। लैंगिक और पर्यावरण के बीच संबंध को समझने के लिए देखो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले हम ये जानें कि कैसे पर्यावरण संकट जैसे जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं और जल संकट, ठीक है, विशेष रूप से महिलाओं और अन्य लैंगिक समूह को प्रभावित करते हैं। देखो विकासशील देशों में जहाँ महिलाएं आमतौर पर जो पारंपरिक घरेलू कार्यों में शामिल होती हैं ना, उनके लिए पानी, ईंधन, ठीक है, ईंधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक जो उनकी पहुंच है ना, मतलब उन चीज़ों को वो आसानी से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पर्यावरण संकट के कारण इन संसाधनों का हनन होने लग जाएगा या फिर इनको पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होगा?
तो पर्यावरणीय संकट आएगा ही ना। फॉर एग्जांपल अब लेते हैं जल, जब जल की कमी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैसे, जब प्रॉपर पानी की आपूर्ति जब नहीं होती है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको पानी लाने के लिए दूर तक जाना होता है, दूर दूर तक जाना होता है, जिससे उनका शारीरिक श्रम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो पर्यावरणीय संकट है ना, ये जो पर्यावरणीय संकट है महिलाओं की सामाजिक स्थिति और कार्यभार को क्या करता है, बढ़ा देता है। उनका तो काम बढ़ गया ना। इसके अलावा जो ये जो पारिस्थितिकी, पर्यावरण और लैंगिक के बीच भूमिका में के बीच ये भी बताता है कि जो महिलाएं हैं वो पारिस्थितिक प्रणाली के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील कैसे होते हैं? और उनके पास जो पारंपरिक ज्ञान और अनुभव होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद करता है। फॉर एग्जांपल महिलाओं के पास क्या होता है, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, जल संरक्षण और संसाधन के बारे में उनके पास नॉलेज होती है। तो जिसको वो अपने समुदायों के साथ क्या करती हैं, साझा करती हैं, है ना। और इसी ज्ञान का उपयोग करके महिलाएं जो पर्यावरण संकट को से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा जलवायु परिवर्तन और लैंगिक न्याय। देखो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो लैंगिक न्याय का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। महिलाओं के पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान तो होता है, लेकिन उन्हें अक्सर जो निर्णय लेने के लिए निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है, वो इस चीज़ के बारे में ना डिसीजन नहीं ले सकती। इसलिए जो लैंगिक और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनको जोड़ने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को पर्यावरणीय जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें उनको हिस्सेदारी दी जाए ताकि वो अपने समुदाय के लिए प्रभावी और जो पूर्ण रूप से समग्र जो है समाधान जुटा सके। ऐसे तो होगा ना औरतों की भागीदारी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। फिर हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आ जाएगा आपका कि लैंगिक और पर्यावरण के बीच संबंध जो है वो न केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा है, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी है। ठीक है। पर्यावरणीय संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं विशेष रूप से जो महिला और अन्य लैंगिक समूह को तो प्रभावित करते ही हैं, क्योंकि उनके पास पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, ये वाला क्वेश्चन भी। अब आता है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देती हूँ। ठीक है। भारत में वनों पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या होता है? जो पूंजीवादी वर्ग होते हैं, ठीक है, उनका दृष्टिकोण भारत में वनों पर। ये तो तुम सोच ही सकते हो, लेकिन इसको लिखना भी पड़ेगा। चलो इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो भारत में वनों की स्थिति और उनका प्रबंधन औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण रूप में बदल गया था। जब ब्रिटिश शासन आया ना, तो वनों पर कुछ नए नीति निर्माण से भारतीय जो वन संसाधन थे उसके उपयोग और संरक्षण के तरीकों में बदलाव आए। तो ब्रिटिशों का दृष्टिकोण जो है वो प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से क्या क्या थे हमारे वनस्पति, ठीक है, वनस्पति के प्रति दो प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित था। एक तो औद्योगिक, ठीक है, वनों पर आधारित। एक तो उनका आर्थिक उद्देश्य था औद्योगिक, और दूसरा क्या था, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, पैसे कमाना, आर्थिक लाभ, ठीक है। और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग और नियंत्रण स्थापित करना, कि जो प्रकृति थी ना उस पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर देना। फॉर एग्जाम्पल वन संसाधनों का शोषण। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भारतीय वनों को एक संसाधन के रूप में देखा, एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा, जो हमारे वन थे, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार को बढ़ाना, विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ाना, ठीक है। ये उनका मोटो था, उनको नज़र आ रहा था यहाँ पर। क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन के तहत वनों से क्या मिलती थी, लकड़ी मिलती थी, लकड़ी, ठीक है, बांस, रेजिन और अन्य उत्पादकों का जो है बड़े पैमाने पर शोषण किया गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर जो उसके साथ साथ जूट उद्योग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी वनों का उपयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जंगलों की क्या हुई, अंधाधुंध कटाई हो गई और जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो बिगड़ गया। यही हुआ था ना।
यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि भारत पर जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया था कि वनों पर कठोर नियंत्रण बना लिया था अपना। किस लिए बनाया था? ताकि जो भारतीय वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया जाए और जो भारतीयों को जंगलों के भीतर ही ना जाने दिया जाए, ठीक है, ताकि जंगलों पर उनका पूरा अधिकार हो जाए। पहले जो था ग्रामीण समुदाय वनों का उपयोग जो है अपने पारंपरिक तरीक़ों से करते थे, जैसे कि लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, ठीक है, इकट्ठा करना और घास काटना, शिकार करना। लेकिन ब्रिटिश नीति ने इन अधिकारों को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए वन संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि उस पर क्या हो गया था? ब्रिटिश शासन का कंट्रोल हो गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्थानीय समुदाय पर प्रभाव। तो ब्रिटिशों की जो वन नीति थी ना, उन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे क्या था कि जो पारंपरिक वन पर जो निर्भर थे ना समुदाय थे, जो ट्राइबल्स थे, उनके लिए जो अब सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें जंगलों से अपनी रोजी रोटी की जो चीज़ें थी, जैसे लकड़ी, घास, फल, औषधियाँ, अन्य जितनी भी प्राकृतिक जो चीज़ें होती थी ना, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो जिनसे वो अपना मतलब गुजर बसर करते थे, उसके लिए भी उनके लिए चुनौती भरा ये सारा एक सिस्टम हो गया था। मतलब उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। किस लिए? ये जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण की वजह, जो औपनिवेशिक कंट्रोल हो गया था ना वनों पर, उसकी वजह से। तो इसके बाद लिखेंगे आप निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिखते हैं ना। तो ये अपना क्वेश्चन पेपर आज कंप्लीट हो गया है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।